नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद। गृह मंत्री अमित शाह का अलीगढ़ बदायूं दौरा। आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचेंगे सीएम योगी। 2022 विधानसभा चुनाव में आज पहली बार प्रचार करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा और योगी के गर्मी वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 यूपी का चुनावी युद्ध। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच पेश किए गए आम बजट को लेकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस संबोधन में उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके लिए लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों में बड़ी बड़ी LED लगाई गई है। इसमें उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में अलीगढ़ और बदायूं जिले के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री इस दौरान कई सार्वजनिक सभाएं, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनाव में जीत के लिए मार्गदर्शन करेंगे। गृह मंत्री शाह अलीगढ़ जिले के अतरौली में एक जनसभा को संबोधित करके अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी का चुनावी प्रचार संभालेंगे। राजनाथ सिंह शहर के युवराज पैलेस में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद संकटा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री लखीमपुर खीरी की सराफा मार्केट में डोर टू डोर कैंपेन करके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अपने इस दौरे की शुरुआत में सबसे पहले बुलंदशहर में गुलावटी के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मथुरा निकल जाएंगे। यहां सीएम योगी मथुरा में छाता और गोवर्धन विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि सीएम योगी कल गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। कल गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले जनता के पैसों की बेहिसाब लूट हुई। इससे पहले उन्होंने ट्विटर के जरिए समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि लाल टोपी का मतलब दंगा, हिस्ट्री शीटर और राह चलते नागरिकों के साथ रहजनी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कल 17 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें कई दिनों से चर्चा में रही सरोजनी नगर सीट से योगी सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। इसी सीट पर स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह भी दावा ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां दाव खेलते हुए यहां से ईडी के अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। सूत्रों के मुताबिक दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट मिल सकता है। सीएम योगी के 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी वाले बयान पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। एसपी आरएलडी के नेता अगले 3 दिनों तक पश्चिमी यूपी में जोर लगाएंगे। अखिलेश यादव आज मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा अखिलेश अपने गठबंधन के साथी जयंत चौधरी के साथ शामली जिले की विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। कल अखिलेश गौतम बुद्ध नगर में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज आगरा में 2022 विधानसभा चुनाव की अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगी। आगरा के कोठी मीना बाजार में होने वाली इस जनसभा के जरिए मायावती बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगी। हालांकि प्रदेश में चुनाव प्रचार की बात करें तो अभी तक सारा फोकस बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर ही रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या होगा खास? गोवा में कैसीनो को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान? अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने क्यों दिया वॉकओवर? चुनाव प्रचार करने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री का ग्रामीणों ने क्यों किया विरोध? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। ये घोषणा पत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून में जारी करेंगी। इस मौके पर प्रियंका के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को वॉकओवर दे दिया है। शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि अखिलेश की करहल सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने के बाद उसे नामांकन करने से रोक दिया। कांग्रेस के इस तरह से चाचा भतीजे को वॉकओवर देने से सियासी गलियारे में हलचल है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जसवंत नगर सीट से बड़ी जीत का दावा किया है, जबकि अखिलेश यादव की करहल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल की जमानत जब्त होने की बात कही है। मैं इतना जानता हूँ 10 तारीख के बाद में उनको आकर के पूछ लेना, हाँ पूछ लेना कितना वोट मिला है, इनकी जमानत नहीं बचेगी। यूपी के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर से लाल बच्चन धोबी को मैदान में उतारा है। केजरीवाल की पार्टी अब तक 324 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। चुनाव में उम्मीदवार एक दूसरे पर वार करने के लिए जाति और धर्म को भी हथियार बनाने से नहीं चूक रहे। यूपी में मेरठ की शहर विधानसभा सीट से एसपी के विधायक और उम्मीदवार रफीक अंसारी ने एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए मेरठ में हिंदू गर्दी फैलाने का आरोप लगाया। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद महेश शर्मा का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। महेश शर्मा सिकंदराबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मी राज के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन इलाके के नाराज लोगों ने महेश शर्मा को घेर लिया। गांव वालों ने इन नेताओं को काले झंडे दिखाए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब में 20 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांवों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अटारी जिले के महावा गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहे हैं। हालात ये है कि गांव वालों को शहर जाने के लिए 70 साल पुराने 8 फुट चौड़े पुल से होकर गुजरना होता है। यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ वादे करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार, चमोली के साथ पुरोला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पुरोला सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दुर्गेश लाल के लिए प्रचार करते हुए सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गोवा चुनाव में कसीनो के मुद्दे पर घमासान तेज है। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने कहा कि बीजेपी कसीनो के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। 10 साल पहले बीजेपी ने मांडवी नदी से हटाकर कसीनो समंदर में शिफ्ट करने का वादा किया था। यही वजह है कि कांग्रेस कसीनो को मुद्दा बना रही है। कल पेश हुए मोदी सरकार के बजट में नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को क्या मिला, किसान और महिलाओं के लिए क्या ऐलान किए गए, अगले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल करेंसी को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बजट से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष ने कहा आम लोगों को बजट में कुछ नहीं मिला। आम बजट में किसको क्या मिला, इसके लिए देखते हैं टॉप 9 बूस्टर बजट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए आम बजट में टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई टैक्स स्लैब बदला। हालांकि सरकारी कर्मचारी के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इस बार 39,45,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 4.5% ज्यादा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया गया। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई देते हुए कहा कि पिछले 2 साल से टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। ये बजट आम लोगों का बजट है। दूसरी तरफ बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 18% से घटाकर 15% कर दी गई। वहीं सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव है। बजट में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे कपड़ा, चमड़ा और खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा भारत में बने मोबाइल फोन, इसके चार्जर, जेम्स और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। कट और पॉलिश्ड डायमंड भी सस्ते होंगे, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म कर दिया गया है। अब इस पर 7.5% आयात शुल्क लगेगा, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी और विदेशी छाता महंगा होगा। बजट में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल में 60 लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। वहीं कोरोना की मार झेल रहे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ने कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। एमएसएमईज को करीब 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। आम बजट और डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। इस साल आरबीआई डिजिटल रूप की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले किसी भी आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसे क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। डिजिटल एसेट में फिलहाल क्रिप्टो शामिल नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट में तय होगा कि डिजिटल एसेट्स क्या है। आरबीआई जो डिजिटल करेंसी जारी करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है।
देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास ऐलान किया गया। डिजिटल लेन देन में इजाफे को देखते हुए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत होगी। इसके अलावा कोरोना के दौरान स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई पर पड़े असर को देखते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 PME एजुकेशन चैनल चलेंगे। बजट में महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य को मजबूती दी जाएगी। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। इसमें एक प्लेटफॉर्म में यूनिक हेल्थ आईडी और स्वास्थ्य सुविधाओं को यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा। पीएम मोदी ने बजट को नौकरी और उद्योग के लिए नए अवसर पैदा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हर गरीब के पास पक्का मकान और हर घर में नल से जल देने की कोशिश की गई। वहीं अमित शाह ने कहा कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। जबकि नितिन गडकरी ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने के ऐलान से भारत निर्माण के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। राहुल गांधी ने बजट को मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इसमें मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ खास नहीं है। जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि बजट भाषण में गरीब शब्द सिर्फ 2 बार आया, जबकि पूंजीवाद पर भरपूर जोर दिया गया। चिदम्बरम ने बजट को जनता के साथ मजाक बताया। तो वहीं आम बजट में किसानों के लिए क्या है खास, कितना आत्मनिर्भर हुआ रक्षा बजट, रेलवे के लिए क्या है सौगात, बड़े विजन से बनेगी बात, किस सेक्टर के लिए कितना खुला सरकार का खजाना, जानते हैं टॉप 9 मनी 9 में। इस साल के बजट में डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। कुल रक्षा खरीद बजट में से 67% को घरेलू बाजार पर खर्च किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप कंपनियों और एकेडमिक जगत की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बजट में किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया है। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसके तहत सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर की सौगात दी गई। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले 2 साल में 8 करोड़ 70 लाख घर इसमें कवर हुए हैं। भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए भी ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने की घोषणा की है। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें कुल 44,605 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। वित्त मंत्री ने किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए PPP मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट को अमृतकाल के अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। मोदी सरकार ने आजादी के 100 साल को अमृतकाल की संज्ञा दी है। इस बजट में अगले 25 साल के विकास की नींव रखी गई। केंद्र सरकार ने बजट में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे PLI स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान किया है। PLI स्कीम के तहत आवंटन राशि को 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। हालांकि कैपिटल खर्च में बड़े तौर पर इजाफा हुआ है। मूडीज ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था के लिए लंबी अवधि में सुधार के लिए रास्ता दिखाया गया है। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। लोकसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में कहा आतंकियों ने पुलिस के जवान को निशाना बनाया। तेलंगाना के सीएम ने ओवैसी के लिए क्या कहा है और कहां भारी तादाद में जिलेटिन और डेटोनेटर मिले हैं। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश।
आज संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जबकि बजट पर बहस सुबह 11 बजे से होगी। उधर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शाम 4 बजे से होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा है कि वो देश में बड़ा मुस्लिम नेता बनकर उभरना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? He wants to project himself as the face of Indian Muslim community. और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है वो भी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने ASI शबीर अहमद पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों की फायरिंग में शबीर बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने शबीर को उस वक्त निशाना बनाया जब वो कल मस्जिद से घर आ रहे थे। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद मुख्तार दूसरे कई मामलों को लेकर जेल में ही रहेंगे। मुख्तार पर साल 2019 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल की ही है, जबकि वो साल 2005 से ही जेल में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व IPS राम नारायण सिंह के घर पर पिछले 3 दिन से चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक 5 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। बंगले के बेसमेंट में राम नारायण सिंह की पत्नी और बेटा मानसम वॉलेट्स के नाम से लॉकर्स किराए पर देते थे। सूत्रों के मुताबिक बेसमेंट में करीब 600 से ज्यादा प्राइवेट लॉकर्स बने हुए हैं। यूपी के एक और पूर्व IPS के घर पर भी लॉकर्स मिले हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने 1000 जिलेटिन स्टिक और इतने ही तादाद में डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि तीनों गिरफ्तार अपराधी इन विस्फोटक सामग्री को भिवंडी में ही किसी को सप्लाई करने वाले थे। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश को लेकर क्राइम ब्रांच जाँच में जुटी है। जोधपुर के एक होटल की छत से 19 साल की मॉडल के खुदकुशी की कोशिश करने के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी ने मॉडल का नहाते हुए वीडियो बना लिया था। इन दोनों पर मॉडल को ब्लैकमेल कर राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट के यहां गलत इरादे से भेजने का आरोप है। जब मॉडल को शक हुआ तो भीलवाड़ा सर्किट हाउस से वो भाग निकली। देश में कोरोना के रोजाना आने वाले नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को कोरोना से 1721 लोगों की मौत हो गई, जो तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। एक दिन पहले 1185 लोगों की मौत हुई थी। कल देश में 1,58,000 से ज्यादा नए मामले मिले। दूसरी तरफ केरल में लगातार संक्रमण की दर चिंता बनी हुई है। राज्य में कल करीब 52,000 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में एक कपड़े की दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। 3 बदमाशों में से 2 ने हेलमेट लगा रखे थे। बदमाशों ने दुकान मालिक और उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर कैश लूट कर फरार हो गए। इस वारदात को लेकर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। पुलिस ने जल्द लुटेरों को पकड़ने का दावा किया है।